नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरजीएस में। और हमेशा की तरह आज भी हाजिर हैं डेली करंट अफेयर के प्रोग्राम में। तो आप सभी को बताते चलें कि इस डेली करंट अफेयर प्रोग्राम के माध्यम से जो समसामयिक घटनाएं होती हैं उन्हें आप तक पहुंचाने का उद्देश्य रहता है। और इसमें एमसीक्यू और उनकी व्याख्या के माध्यम से उन घटनाओं को पहुँचाया जाता है जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अन्य लोगों तक भी इस चैनल को शेयर करें, अपने ग्रुप में, अपने फ्रेंड सर्कल में, या जो भी तैयारी करना चाह रहे हैं। चलिए तो हम लोग देखते हैं, पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना 1999 में हुई थी। इस रिजर्व को वर्ष 2009 में यूनेस्को बायोस्फीयर के रूप में मान्यता प्राप्त हुई थी। तो पूछ क्या रहा है, उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। ठीक है, तो यही बताना है आपको। तो आपको बताते चलें कि पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना जो है 1999 में की गई थी। ये ऑप्शन सही है। और इस रिजर्व को वर्ष 2009 में यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में मान्यता प्राप्त हुई थी। तो ये ऑप्शन भी सही है। तो अभी एमपी गवर्नमेंट ने पंचमढ़ी में आयोजित एक विशेष कैबिनेट बैठक में पंचमढ़ी वन्यजीव अभयारण्य का नाम बदला है और उसका नाम अब जो है राजा भभूत सिंह के नाम पर रखा गया है। ठीक है, तो इसलिए यह चर्चा में है। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने पंचमढ़ी में आयोजित एक विशेष कैबिनेट बैठक में पंचमढ़ी वन्यजीव अभयारण्य का नाम बदल करके राजा भभूत सिंह के नाम पर रखा है। ठीक है, राजा भभूत सिंह के बारे में देख लेते हैं। तो राजा भभूत सिंह 1857 के इतिहास में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक सशक्त, शक्तिशाली लेकिन कम पहचाने गए आदिवासी नेता थे। अब देखिए, ये नाम परिवर्तन हुआ है, ये इतिहास से भी जुड़ता है और हमारे स्वतंत्रता सेनानी, जो प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी एक टॉपिक है, उससे भी जुड़ता है। तो 1857 के विद्रोह के दौरान ये प्रमुख विद्रोह है। वे अंग्रेजों के एक दुर्जेय विरोधी थे। उन्होंने सतपुड़ा के जंगलों और पहाड़ी रास्तों को अपने गहन ज्ञान का उपयोग करते हुए कई सफल गुरिल्ला हमलों का नेतृत्व किया था। गुरिल्ला हमला क्या है, जैसे एक जगह, जैसे ये पहाड़ी है, ठीक है, और पहाड़ी में कहीं छिप गए और दुश्मन यहाँ से जा रहे हैं, ठीक है, तो गए और मार करके फिर वापस आ गए, फिर छुप गए। तो ये गुरिल्ला पद्धति है। वे स्वतंत्रता सेनानी तात्या टोपे के करीबी सहयोगी भी थे। राजा भभूत सिंह की सतपुड़ा पर्वतमाला में गुरिल्ला युद्ध की रणनीति ने एक परिष्कृत सैन्य रणनीति का प्रदर्शन किया, जिसने अंग्रेजों को 1860 तक दूर रखा। अंग्रेजों ने इन्हें पकड़ने के लिए विशेष रूप से मद्रास इन्फेंट्री को तैनात किया, लेकिन उनकी रणनीति की वजह से अंग्रेजों को सफलता नहीं मिली। अंततः अंग्रेजों ने उन्हें पकड़कर उनकी हत्या कर दी और इस प्रकार वे शहीद हो गए। उनकी शहादत के बाद उनकी स्मृति को कोरकू लोक परंपराओं के माध्यम से संरक्षित किया गया। तो कोरकू लोक परंपरा कहाँ से संबंधित है, मध्य प्रदेश से संबंधित है और राजा भभूत भी इससे संबंधित है। अब हम लोग पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में देख लेते हैं। तो यह मध्य प्रदेश के सतपुड़ा रेंज में स्थित एक संरक्षित क्षेत्र है। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। ठीक है, और ये संरक्षित क्षेत्र क्या होता है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यह 4926 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जो इसे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व बनाता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, जो समुद्र तल से 1352 मीटर ऊपर है। इस रिजर्व में 1000 से अधिक पौधों की प्रजातियां हैं, 50 स्तनपायी प्रजातियां हैं और 200 पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं। यह रिजर्व बैगा, गोंड और कोरकू जनजातियों सहित कई आदिवासी समुदायों का घर भी है। तो बैगा, गोंड और कोरकू जनजातियां यहाँ पर मुख्यतः पाई जाती हैं। टेक्टोना ग्रैंडिस यानी टीक और सोरिस रोबस्टा यानी साल के पेड़ इन जंगलों में पाए जाने
वाली सबसे आम और अनोखी वनस्पति प्रजातियां हैं जो भारत में कहीं नहीं पाई जाती हैं। कैप्टन जे फोर्सिस ने 1862 में इस क्षेत्र की खोज की और व्यापक गुफा नेटवर्क का वर्णन किया। ये गुफाएं पुरातात्विक महत्व की हैं, जिनमें 2500 साल पुराने शैल चित्र हैं और आज कई हिंदू त्यौहार रिजर्व के पास मनाए जाते हैं। इस रिजर्व को वर्ष 2009 में यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में मान्यता प्राप्त है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला स्टेटमेंट कह रहा है खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956 के तहत खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग की स्थापना की गई थी, जो एक वैधानिक निकाय है। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है हाल ही में खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत भारतीयों को 300 करोड़ रुपए मार्जिन मनी सब्सिडी देने के रूप में वितरित किया है। ठीक है। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए राइट आंसर ही बताना है हमें, तो ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के बारे में जानें। तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत 8794 लाभार्थियों को 300 करोड़ रुपए मार्जिन मनी सब्सिडी के रूप में वितरित किए हैं। तो यहाँ पर एक शब्द आया है मार्जिन मनी। ठीक है। तो मार्जिन मनी क्या है? तो जैसे कोई भी लोन लेने जाते हैं या ऋण लेने जाते हैं, तो सपोज एक्स अमाउंट है, तो एक्स अमाउंट का कुछ परसेंट या 10 से 20% जो है उधारकर्ता को यानी ऋणी को अपने पास से देना पड़ता है। ठीक है। तो उसी को मार्जिन मनी कहते हैं। अब यही जो है ऋण की सुविधा जो है मार्जिन मनी की सुविधा सब्सिडी के रूप में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने दिया है। ठीक है। तो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के बारे में बात करें तो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम एक ऋण लिंक्ड सब्सिडी योजना है, जिसे अगस्त 2008 में शुरू किया गया था। तो कब शुरू किया गया था? अगस्त 2008 में, जिसका संचालन सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा किया जाता है। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गैर कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यम स्थापित कर रोजगार के अवसर प्रदान करना है। इस योजना का कार्यान्वयन खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग करता है, जो राष्ट्रीय स्तर पर नोडल एजेंसी के रूप में कार्यरत है। राज्य स्तर पर यह योजना राज्य खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग जो है निदेशालयों, राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्डों, जिला उद्योग केंद्रों तथा बैंकों के माध्यम से लागू की जाती है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की पात्रता की बात करें तो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति इस योजना के लिए पात्र है। परियोजनाएं स्थापित करने के लिए कोई आय सीमा नहीं रखी गई है। विनिर्माण क्षेत्र में 10 लाख रुपए से अधिक लागत वाली परियोजनाओं तथा सेवा क्षेत्र में 5 लाख रुपए से अधिक लागत वाली परियोजनाओं के लिए लाभार्थी के पास कम से कम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। स्वयं सहायता समूह, बीपीएल समूह सहित यदि उन्होंने किसी अन्य योजना का लाभ नहीं लिया हो, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत संस्थान, उत्पादन सहकारी समितियां और धर्मार्थ ट्रस्ट भी योजना के अंतर्गत सहायता के पात्र हैं। ऐसी इकाइयां जो पहले से ही भारत या राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के तहत सब्सिडी प्राप्त कर चुकी हैं, पात्र नहीं मानी जाएंगी। ठीक है। यह एक बैंक समर्थित सब्सिडी कार्यक्रम है जो गैर कृषि क्षेत्र में नए सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। विनिर्माण क्षेत्र में 50 लाख रुपए तक तथा सेवा क्षेत्र में 20 लाख रुपए तक की परियोजनाओं के लिए बैंक ऋण पर मार्जिन मनी सब्सिडी 15% से 35% तक है। अब एग्जाम्पल के रूप में हमने 10 से 20% बताया था ना, अब यहाँ पर 15 से 35% तक के रूप में मार्जिन मनी है। लागत के शेष भाग के लिए लाभार्थी को बैंक से नियमित ऋण प्राप्त होता है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाएं, शारीरिक रूप से विकलांग, अल्पसंख्यक, भूतपूर्व सैनिक तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के लाभार्थियों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में
35% और शहरी क्षेत्रों में 25% की सब्सिडी प्रदान की जाती है। प्रमुख उपलब्धियों की बात करें तो योजना के तहत अब तक लाखों स्वरोजगार परियोजनाओं की स्थापना की गई है। हाल ही में 8794 लाभार्थियों को 300 करोड़ रुपए मार्जिन मनी सब्सिडी के रूप में वितरित किए गए हैं। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का व्यापक विस्तार हुआ है और महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांगों और अन्य विशेष वर्गों के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सरकार द्वारा कुछ प्रमुख कदम भी उठाए गए हैं। तो सरकार ने योजना के क्रियान्वयन को सरल बनाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया है, बैंकिंग नेटवर्क के साथ समन्वय बढ़ाया है, प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन कार्यक्रम आयोजित किए हैं और योजना की जागरूकता बढ़ाने हेतु प्रचार प्रसार को तीव्र किया है। खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग के बारे में बात करें तो खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956 के तहत इसी समय LIC भी स्थापित हुई थी, ठीक है, और राज्यों का एकीकरण भी हुआ था। तो 1956 का वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके तहत स्थापित यह एक वैधानिक निकाय है। यह भारत में खादी एवं ग्रामोद्योग से संबंध में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत एक प्रमुख संगठन है। KVIC यानी खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ग्रामीण विकास में लगे अन्य संगठनों के साथ समन्वय कर ग्रामीण क्षेत्रों में खादी एवं अन्य ग्रामोद्योगों के विकास के लिए योजनाएं बनाता है, उनका प्रचार प्रसार करता है और तथा उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित करता है। चलिए अगले प्रश्न को देखें। तो विश्व नेत्रदान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए कह रहा है 8 जून, ऑप्शन बी कह रहा है 9 जून, ऑप्शन सी कह रहा है 10 जून, ऑप्शन डी कह रहा है 11 जून। तो यह प्रतिवर्ष 10 जून को मनाया जाता है। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो नेत्रदान दिवस, विश्व नेत्रदान दिवस 10 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। भारत में 25 अगस्त से 8 सितंबर तक राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा आयोजित होता है, जिसमें जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? तो नेत्रदान के प्रति जागरूकता बढ़ाना, मिथकों को दूर करना और लोगों को मृत्यु के बाद कार्निया दान करने हेतु प्रेरित करना है। यह कार्नियल अंधत्व से जूझ रहे लोगों के लिए दृष्टि पुनर्जनन में सहायक है। इसका आयोजन कैसे होता है? तो नेत्र बैंक, अस्पताल और गैर सरकारी संगठन यानी NGO शिविर, सेमिनार और रैलियां आयोजित करते हैं। लोग नेत्रदान की शपथ लेते हैं और सोशल मीडिया पर जागरूकता फैलाई जाती है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो भारत में 1985 में राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम ने नेत्रदान को बढ़ावा देना शुरू किया। वैश्विक स्तर पर कार्नियल प्रत्यारोपण को प्रोत्साहित करने हेतु यह दिवस शुरू हुआ है। और वर्तमान परिदृश्य की बात करें तो भारत में 1.25 करोड़ दृष्टिहीन हैं, जिनमें से 30 लाख कार्नियल प्रत्यारोपण से लाभान्वित हो सकते हैं। प्रतिवर्ष केवल 25,000 से 30,000 नेत्रदान होते हैं, जबकि मृत्यु दर 80 से 90 लाख है। जोधपुर जैसे शहरों में प्रति तीसरे दिन नेत्रदान दर्ज हो रहा है। प्रक्रिया की बात करें तो मृत्यु के 6 से 12 घंटों के भीतर कार्निया निकाला जाता है। यह प्रक्रिया 15 से 20 मिनट की होती है, जो चेहरा या अंतिम संस्कार को प्रभावित नहीं करती है। और सामान्यतः यही वजह है कि लोग जो है इसीलिए घबराते हैं कि जब जो है कार्निया दान कर दिया जाएगा तो उनके चेहरा खराब हो जाएगा और शवदाह में परेशानी होगी, जबकि ऐसा नहीं है। इसके महत्व की बात करें तो एक नेत्र दान से 2 व्यक्तियों को दृष्टि मिल सकती है। यह सामाजिक, धार्मिक और मानवीय दृष्टिकोण से महान कार्य माना जाता है। इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे अंधविश्वास जुड़ा हुआ है, जागरूकता की कमी है और ग्रामीण क्षेत्रों में नेत्र बैंक सुविधाओं का अभाव है। मिथक जैसे चेहरा बिगड़ना या पुनर्जन्म में अंधत्व बाधाएं हैं। ये कुछ चुनौतियां हैं, तो इन्हीं चुनौतियों को दूर करना है और आगे बढ़ना है। तो आह्वान किया गया है, नेत्रदान को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षा और जागरूकता जरूरी है। शपथ लेकर और दूसरों को प्रेरित कर हम दृष्टिहीनता के खिलाफ लड़ सकते हैं। निष्कर्ष की बात करें तो नेत्रदान जीवन को रोशनी देता है। आइए इस पुण्य कार्य में सहभागी बने और नेत्रदान के प्रति समर्पित हों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजीव गांधी वन संवर्धन योजना और हरित गोद लेने की योजना मध्य प्रदेश ने शुरू की है।
दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इसका उद्देश्य बंजर या क्षीण वन भूमि पर फलदार वृक्षारोपण का उपयोग करके वन हरित आवरण को बढ़ाना है। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है, उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है। तो अभी जो है राजीव गांधी वन संवर्धन योजना और हरित गोद लेने की योजना जो है मध्य प्रदेश सरकार ने नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने शुरू की है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, तो इसके जरिए जो है बंजर या क्षीण भूमि को पुनर्जीवित करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ें। तो इस सही कथन चुनना है, तो ऑप्शन 2 केवल सही है, तो इसलिए राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलिए व्याख्या की बात करें तो पर्यावरण संरक्षण और सामुदायिक सशक्तिकरण के लिए एक बड़े कदम के रूप में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 2 जून 2025 को हमीरपुर से राजीव गांधी वन संवर्धन योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना का उद्देश्य बंजर भूमि पर फलदार वृक्ष लगाकर राज्य के हरित आवरण को बढ़ाना है। साथ ही महिला मंडलों, युवक मंडलों और स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से रोजगार सृजन और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना है। अब इस चर्चा में क्यों है, तो राजीव गांधी वन संवर्धन योजना और हरित गोद लेने की योजना का शुभारंभ हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जलवायु कार्रवाई को जमीनी स्तर की भागीदारी के साथ जोड़ने के लिए एक रणनीतिक कदम है, इसीलिए चर्चा में है। तो हिमाचल प्रदेश में क्षेत्रीय वन कर्मचारियों की कमी और बढ़ती पारिस्थितिक चुनौतियों का सामना करते हुए इन पहलों का उद्देश्य वन स्वास्थ्य को बहाल करना, नागरिकों को शामिल करना और स्थानीय रोजगार पैदा करना, खासकर महिलाओं और युवाओं के लिए। ठीक है, राजीव गांधी वन संवर्धन योजना की मुख्य विशेषताओं की बात करें तो लॉन्च तिथि 2 जून 2025 को हुई थी। स्थान हमीरपुर हिमाचल प्रदेश में। मुख्य उद्देश्य बंजर या क्षीण वन भूमि पर फलदार वृक्षारोपण का उपयोग करके वन हरित आवरण को बढ़ाना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो जीरो पॉवर्टी उत्तर प्रदेश अभियान का उद्देश्य वर्ष 2025 के अंत तक राज्य को गरीबी से मुक्त बनाना है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है अभियान केवल ग्रामीण क्षेत्रों में लागू किया जा रहा है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है अभियान के तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी डीबीटी आय सृजन और आजीविका सहायता को प्रमुख उपाय माना गया है। तो इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश द्वारा जीरो पॉवर्टी यानी SDG 1 जो हमारा लक्ष्य है, ठीक है, गरीबी को मिटाना, तो ये स्टेटमेंट तो सही है कि 25 के अंत तक राज्य को गरीबी मुक्त बनाना है। ठीक है, यह अभियान केवल ग्रामीण क्षेत्रों में लागू किया जा रहा है, तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ग्रामीण और शहरी दोनों में लागू किया जा रहा है। ठीक है, अभियान के तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी DBT आय सृजन और आजीविका सहायता को प्रमुख उपाय माना जा रहा है, तो ये तीसरा स्टेटमेंट सही है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है, तो 1 और 3 हमारे सही हैं, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा अप्रैल 2025 में यह घोषणा की गई कि उत्तर प्रदेश को 2 अक्टूबर 2025 यानी महात्मा गांधी की जयंती तक जीरो पॉवर्टी स्टेट बनाने का लक्ष्य है। यह अभियान SDG 1 यानी नो पॉवर्टी की दिशा में राज्य का प्रमुख प्रयास है। इसका उद्देश्य है कि राज्य में कोई भी नागरिक अत्यंत गरीबी की श्रेणी में न रहे। ये देखिए पहल जो है बहुत ही सराहनीय पहल है, बस इसको लागू करने की ज़रूरत है धरातल पे। ठीक है, तो इस अभियान को राज्य के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में लागू किया जा रहा है। शहरी क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर्स, बेघर, झुग्गीवासियों आदि को भी लक्षित किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में भूमिहीन, महिला मुखिया वाले परिवार, विकलांग और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समुदायों को प्राथमिकता दी गई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो राष्ट्रपति ने अध्यादेश के माध्यम से लद्दाख में कितनी भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया है। ऑप्शन ए कह रहा है 8, ऑप्शन बी कह रहा है 7, ऑप्शन सी कह रहा है 6, ऑप्शन डी कह रहा है 5। तो यहाँ पर 5 भाषाओं को नामित किया है। चलिए व्याख्या को देखें। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने अध्यादेश के माध्यम से लद्दाख में 5 भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया है। ये भाषाएं हैं, कौन कौन सी है, अंग्रेजी है, हिंदी है,
उर्रई है, भोटी है और पुर्गी लद्दाखी भाषा है। तो आप जो है इसे याद कर सकते हैं, क्योंकि मिलान करने के लिए या स्टेटमेंट में इसी भाषा से संबंधित प्रश्न पूछ सकता है। तो अंग्रेजी, हिंदी, उर्रई, भोटी और पुर्गी, जिसे फाल स्कद भी कहा जाता है। शास्त्रीय तिब्बती के समान है, जिसे भोटी भी कहा जाता है। लद्दाख की कई बोलियां हैं, जिसमें हेलस्काट, समस्कत और कई बोलियां हैं, जिसमें स्कैट शामिल है। वहीं अध्यादेश ने जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 3, 5 और 6 और 9 में संशोधन किया है। लद्दाख में सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अधिकतम आरक्षण 85% से अधिक नहीं होगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी EWS के लिए अलग से 10% आरक्षण प्रदान किया गया है। लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद संशोधन विनियमन नियम 2025 के प्रावधान निम्न है। तो इसमें कुछ संशोधन भी किए गए हैं। अध्यादेश ने लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद अधिनियम 1997 में संशोधन किया है। तो लेह और कारगिल की लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदों में रोटेशन के माध्यम से 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। लद्दाख में 2 जिले हैं, कौन कौन से? लेह और कारगिल। लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद लेह की स्थापना 1995 में हुई थी और 30 सदस्यीय परिषद से 26 निर्वाचित होते हैं इस परिषद में और 4 अल्पसंख्यक और महिलाओं से मनोनीत होते हैं। लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद कारगिल जुलाई 2003 में अस्तित्व में आई। इसमें 30 सदस्य होते हैं, जिनमें से 26 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में चुने जाते हैं, जबकि 4 अल्पसंख्यक समुदायों और महिलाओं से नामित होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 किसकी मेजबानी में होगा? ठीक है, तो महिला क्रिकेट है, विश्व कप है 2025 का। ठीक, तो किसकी मेजबानी में होगा? ऑप्शन ए कह रहा है भारत, ऑप्शन बी कह रहा है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी कह रहा है जापान, ऑप्शन डी कह रहा है दक्षिण अफ्रीका। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, भारत की मेजबानी में। तो ICC ने ICC महिला क्रिकेट विश्व कप की तारीखों और वेन्यू का ऐलान किया है, जिसकी मेजबानी भारत और श्रीलंका करेंगे। वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 संस्करण सितंबर-नवंबर तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें 8 टीमें 28 लीग मैचों और 3 नॉकआउट मैच सेमीफाइनल और फाइनल में प्रतिस्पर्धा करेंगी। टूर्नामेंट के लिए कुल 5 स्थानों का चयन किया गया है, जिनमें से 4 भारत में है और 1 श्रीलंका में है। पाकिस्तान अपने सभी मैच श्रीलंका में खेलेगा। टीम के टूर्नामेंट में आगे बढ़ने के आधार पर नॉकआउट मैचों की योजना बनाई गई है। नॉकआउट का मतलब एक बार हारे तो बाहर हो गए। ठीक है, पहला सेमीफाइनल 29 अक्टूबर को निर्धारित किया गया है और यह गुवाहाटी या कोलंबो में आयोजित किया जाएगा, जबकि दूसरा सेमीफाइनल 30 अक्टूबर को बेंगलुरु में होगा। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका और मेजबान भारत ने टूर्नामेंट के लिए सीधे क्वालिफाई किया है। बाकी 2 स्थान पाकिस्तान और बांग्लादेश ने इस साल की शुरुआत में लाहौर में महिला विश्व कप क्वालिफायर में सुरक्षित किए हैं। ऑस्ट्रेलिया महिला विश्व कप की मौजूदा विजेता है, पिछली बार जो जीती थी। उन्होंने अब तक आयोजित 12 संस्करणों में से 7 में खिताब जीते हैं। चलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अगला प्रश्न। भारत में GDP, CPI और IIP के लिए नया आधार वर्ष लागू होने के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट कह रहा है GDP के लिए नई श्रृंखला 27 फरवरी 2026 को जारी की जाएगी। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है CPI के आइटम बास्केट का भार 2023-24 के HCES डेटा पर आधारित होगा। तो GDP आप लोगों को पता होगा। HCES क्या है? तो हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे। ठीक है, तो इसके डेटा पर ये आधारित होगा। क्या? CPI के आइटम में जो बास्केट का भार होता है। ठीक है, तो भार जो है अलग अलग निर्धारित किए जाते हैं। इकोनॉमी जब पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पर उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है? तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए देखें, तो हालिया खबरों के अनुसार सांख्यिकी एवं
कार्यान्वयन मंत्रालय यानी मॉस्फी ने जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और आईआईपी यानी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए नया बेस ईयर आधार लागू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत जीडीपी के लिए नया बेस ईयर 2022-23 होगा और इसकी नई सीरीज 27 फरवरी 2026 से जारी होगी। तो पहले जो है यह 2011-12 था, ठीक है, अब इसे 22-23 किया गया है और 27 फरवरी 2026 को पहली सीरीज जारी होगी। वहीं आईआईपी के लिए भी यह 2022-23 बेस ईयर होगा और नई सीरीज 26-27 से लागू होगी। आईआईपी क्या है? इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, और इसका भी बेस ईयर 2011-12 था। सीपीआई के लिए नया बेस ईयर 2023-24 होगा, यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के लिए बेस ईयर क्या होगा? 2023-24 होगा। पहले क्या था? 2012 था। सीपीआई कंबाइंड की बात कर रहे हैं और इसकी नई सीरीज 2026 की पहली तिमाही में प्रकाशित होगी। मुख्य बिंदु की बात करें तो सीपीआई की नई बास्केट और वेटिंग अब HCES यानी हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे 2023-24 हाउस होल्ड कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर सर्वे के डेटा पर आधारित होगा, जबकि पहले यह 2022-23 का डेटा लिया जाने की योजना थी। नई सीरीज में सरकारी या नियोक्ता द्वारा दी गई आवास सुविधाएं शामिल नहीं होंगी। किराया और हाउसिंग प्राइस की अगली तस्वीर के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के किराया डेटा को भी शामिल किया जाएगा। पीडीएस यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मुफ्त सामान को सीपीआई में कैसे शामिल किया जाए, इस पर मंत्रालय विचार कर रहा है और जल्द ही एक श्वेत पत्र जारी करेगा। अब जब यह श्वेत पत्र जारी होगा तो फिर से हम इस संदर्भ में आपके समक्ष हाजिर होंगे। तो जीडीपी गणना में अब जीएसटी, ई वाहन पोर्टल, यूपीआई ट्रांजैक्शन डेटा आदि का भी उपयोग किया जाएगा। सीपीआई के लिए एयर फेयर, रेल फेयर, ओटीटी प्लेटफार्म, पेट्रोल डीजल एलपीजी के लिए प्रशासनिक रिकॉर्ड और ई कॉमर्स वेबसाइटों से भी डेटा लिया जाएगा। डेटा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए स्कैनर डेटा, वेब स्क्रैपिंग आदि तकनीकों का उपयोग होगा। जीएसटीएन डेटा के आधार पर सेवा क्षेत्र का वार्षिक सर्वेक्षण जनवरी 2026 से शुरू होगा, जिससे सेवा क्षेत्र की राज्यवार स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। साथ ही रिस्पांस रेट बढ़ाने के लिए आउटरीच, सैंपल साइज बढ़ाने और इंडस्ट्री संगठनों के साथ सहयोग की योजना है। PLFS यानी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे में बदलाव किया गया है। तो PLFS 2017 ने केवल शहरी क्षेत्रों के लिए श्रम बल संकेतकों के त्रैमासिक अनुमान प्रदान किए थे। जनवरी 2025 से एक संशोधित PLFS शुरू किया गया है, जो शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए मासिक और त्रैमासिक श्रम बल संकेतकों के अनुमान प्रदान करेगा। तो पहले क्या था? केवल शहरी क्षेत्रों के लिए था, अब जो है ग्रामीण और शहरी दोनों को शामिल किया गया है। ठीक है, इससे श्रम बाजार में समय पर जानकारी मिलेगी, जो बेहतर नीतिगत निर्णय लेने में मदद करेगी। नए PLFS 2025 में 2.72 लाख परिवारों का सर्वेक्षण किया जाएगा, जो कि दिसंबर 2024 तक कवर किए जाने वाले 1.02 लाख परिवार के पहले के नमूना आकार से लगभग 2.6 गुना अधिक है। विशेष बिंदु की बात करें तो नए सर्वेक्षणों और डेटा स्रोतों के कारण नीति निर्माताओं को अधिक सटीक, अद्यतन और व्यापक आर्थिक आंकड़े मिलेंगे। यानी इसका महत्व क्या है? तो महत्व की बात कर रहा है। ठीक है, सेवा क्षेत्र के लिए पहली बार व्यापक सर्वेक्षण किया जा रहा है, जिससे राज्य स्तर पर भी इसकी स्थिति स्पष्ट होगी। तकनीकी नवाचार जैसे मोबाइल डेटा कलेक्शन, वेब स्क्रैपिंग, ई कॉमर्स डेटा से डेटा संग्रहण और विश्लेषण की गुणवत्ता बढ़ेगी। तो ये 3 मुख्य उद्देश्य हैं। तो ये था दोस्तों आज के लिए डेली करंट अफेयर का प्रोग्राम, और उम्मीद करते हैं आप सभी के लिए परीक्षा की दृष्टि से आने वाले समय में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहें,
चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, ताकि पॉजिटिव हो या नेगेटिव जो भी कमेंट हो, तो पॉजिटिव होने पर हम ज़्यादा प्रयास करेंगे कि और अच्छा से अच्छा बेहतर वीडियो आपके लिए लाया जाए। साथ ही साथ अगर नेगेटिव कमेंट रहेगा तो उस खामियों को, उस कमियों को दूर करके आपके लिए और बेहतर वीडियो लाने का प्रयास रहेगा। तो इन्हीं सब बातों के साथ मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।